नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग के, सब इशू में हम करते हैं शामिल। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल लेते हैं। आप भी आ सकते हैं कल का बाजार में और अपने निवेश पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने इस शो को फेसबुक, ट्विटर सब जगह देख सकते हैं लाइव, और अपनी क्वेरीज ही पोस्ट कर सकते हैं। #AskAwaz लिखकर हम शो के दौरान भी कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक करते हैं। आज आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि मार्केट में आज हुआ क्या। और आज के सेशन में हमने देखा काफ़ी उथल पुथल रही, खुले ऊपर लेकिन फाइनली थोड़े प्रेशर के साथ बंद हुए। क्यूज भी कोई बहुत क्लियर नहीं थे इंटरनेशनल मार्केट से। फाइनली सेंसेक्स ऊपर नीचे के दायरे दिखाने के बाद 40 अंक गिरकर बंद हुआ। एक छोटे दायरे में ट्रेडिंग होते हुए इनफैक्ट दिखाई दी। निफ्टी ने पूरी कोशिश की 16,950 के ऊपर टिके रहने की और उसी के आसपास बंद हुआ आज के सत्र में। आज सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, IT, एनर्जी स्टॉक्स में रही। निफ्टी बैंक भी बढ़त पर बंद हुआ। हमारे साथ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरविंद श्रीवास्तव मौजूद है। सरविंद नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय ले, उससे पहले एक बार FIs DIs के आंकड़े बता देते हैं। FIs ने बिकवाली की 156 करोड़ की, और DIs तो हर गिरावट पर एक अपॉर्चुनिटी देख ही रहे हैं, लगातार बाय कर रहे हैं। तो 1531 करोड़ की बाइंग DIs ने की है। तो पहले तो कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आउटलुक। बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। देखिए, थॉट वही है कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म रुझान खराब है। शॉर्ट टर्म हम एक रेंज में फंसे हुए हैं, बट अब जिस तरह से ब्रेथ, जो मैंने पहले भी बात की कि चिंता का विषय बना हुआ है, जिस तरह से मार्केट का ब्रेथ लास्ट तक में जाके बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। और अब ये इस तरफ की तरफ इशारा कर रहा है कि पॉसिबली अब ये रेंज नीचे टूटेगी। तो आप देखेंगे कि कहीं 16,800 और ये 17,100-200 तक की जो रेंज बनी, ये जब नीचे टूटेगी तो आई थिंक 300-400 पॉइंट की और गिरावट नीचे में मुझे लगता है पॉसिबली इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में आ जाएगी। तो मेरा ध्यान यही रहेगा कि 17,150, 17,200 के बहुत ज्यादा ऊपर निफ्टी जा नहीं पा रहा है और लग नहीं रहा कि जा पाएगा। और नीचे में मुझे लगता है कि धीमे धीमे दायरे 16,300, 16,400 के भी निफ्टी के लिए खुलते हुए जा रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों को लेना शुरू करते हैं। और पहले कॉलर चेतन हमारे साथ मौजूद है। चेतन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सीइंग द CNBC आवाज, एंड हर रोज मैं देखता हूँ ना। मेरा सवाल ये है, सो मच चेतन जी। यस, मैंने ग्रेफाइट का शेयर लिया था 125, और वो करीब 2 साल पहले लिया था, और उसके बाद 3 बार मैंने एवरेज भी कर दिया, लेकिन वो नीचे ही जा रहा है। और सिमिलरली संवर्धन का भी मैंने लिया था, वो 6 महीने पहले, उसको भी 2 बार मैंने एवरेज किया। और द लास्ट सीजन ऑफ फैक्ट, वो तो मैंने रिसेंटली लिया जब भी वो काफी मार्केट एकदम ऊपर जा रहा था, मैंने 312 में लिया। ये तीनों का क्या मतलब आपकी राय हो सकती है, इसको रखूं कि क्या करूं? ओके, ठीक है। तो ग्रेफाइट इंडिया, हालांकि कई साल पहले ग्रेफाइट HEG उस कैटेगरी के स्टॉक होते थे सरविंद, जिन्होंने काफी मालामाल भी किया है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को। अब शायद उसी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्होंने चुना है स्टॉक को। एवरेज भी करते करते ये नुकसान में है। 117 रुपए नीचे इनके भाव से 125 शेयर्स हो गए हैं। साथ ही संवर्धना, मदरसन यहाँ 86 की बाइंग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्या सजेशन? जी देखिए, काफी नीचे के स्तर यहाँ पे पॉसिबली ग्रेफाइट के लिए आ गए हैं, और दूसरे स्टॉक में भी इनके ऑलमोस्ट वही केस है। और देखिए, यहाँ तो एक ग्रेफाइट की केस में पहले बोलना चाहूंगा, एक मल्टी ईयर करेक्शन तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे चल रहा है, मल्टी क्वार्टर एक करेक्शन चल रहा है। और देखिए, स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का था, क्योंकि स्टॉक का हाई 2018 में ही बन गया और 2020 की तेजी में ये नया हाई नहीं बना पाया है, तो ऑटोमेटिकली एक थोड़ा वीक कैटेगरी का स्टॉक हो जाता है। बट अब पिटाई भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा मुझे भी यहाँ से नहीं लग रहा है अभी फिलहाल कि मैं इनको बहुत ज्यादा नीचे के कुछ लेवल्स बता पाऊंगा। तो मेरे थॉट में जो लेके खड़े हैं, जितनी पोजीशन है वो बना के रखें। जब तक बाजार का क्लियर कट रिवर्सल नहीं आ जाता है, तब तक नया कुछ ना करें। बट ग्रेफाइट में जो पोजीशन है उनको होल्ड करके रखें, क्योंकि यहाँ से इनको कोई तरफ की राय देना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा आई थिंक यहाँ पे थोड़ा इनको यहाँ टाइम देना पड़ेगा। और जहां तक रही मदरसन्स की बात, तो वहां मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं देखूं, तो ये 60 रुपए के आसपास इसको पहले भी सपोर्ट्स रहे हैं। 60-62 की रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी भी वहीं चल रहा है। एक बड़ा वॉल्यूम टिक यहाँ पे आया है, बट आई थिंक स्टॉक कहीं यहाँ पे 60-62 के आसपास संभलना चाहिए, ऐसा मेरा अभी का मानना है। सो एज लॉन्ग एज 58 के नीचे बंद नहीं करता है, तो मेरी राय है कि संवर्धन में भी मेरे ख्याल से ट्रेंड में बने रहे। 58 के नीचे एक स्टॉप लॉस लेकिन यहाँ पे जरूर लगा के रखें। ओके,
चलिए, तो ये सजेशन है संवर्धना मदरसन पर होल्ड करने की सलाह है। ग्रेफाइट भी आप रख लीजिए, ऑलरेडी नुकसान तो देख चुके हैं काफी। अगले कॉलर से बात करेंगे। बलबीर चंद हमारे साथ हैं पटियाला पंजाब से। बलबीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैम मेरे पास नाल्को के हैं 300 शेयर 85.50 की बाइंग है, तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए थे, तो वैसे इन्वेस्टमेंट ही है, तो अब इसका काफी नीचे जा चुका है, तो क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? पूछ लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्या रख लें? 85 रुपए की खरीदारी है, 76 रुपए के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो बताइए सरविंद्र, क्या सजेशन रहेगा नाल्को पर लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से? देखिए, मेटल्स में थोड़ा पेन रहेगा, ऐसा हम अगर ये हम हमारे शोज को रेगुलरली वॉच करते हैं तो यही बोल रहे हैं हम मॉर्निंग शोज में भी कि देखिए सबसे जो वीक इंडेक्स लग रहा है वो मेटल इंडेक्स ही लग रहा है। बट अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि ये स्टॉक उतना चला नहीं था जितने इसके पीयर्स चले, ये पहले ही करेक्ट हो गया और बाउंस बैक में भी बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो दायरा इनका लंबा है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इनको इस एरिया से बहुत ज्यादा कहीं इनको बहुत ज्यादा और नुकसान ये करा पाएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे, यील्ड भी इनको अच्छी छूटती है यहाँ पे। अब थोड़ा सा टाइम इसको देना पड़ेगा क्योंकि पहले इंडेक्स थोड़ा संभलेगा, उसके बाद ये सारे शेयर्स चलेंगे और ग्लोबल मार्केट्स को भी संभलना पड़ेगा। बट इस रेट से तो मैं कहूंगा कि बने रहें और तब तक डिविडेंड यील्ड का मजा लें, और जब रिकवरी आए तो उस समय डेफिनेटली थोड़ा एवरेज करने की भी कोशिश करें। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। विशाल कुमार हैं गोपालगंज से। विशाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, बोल रहा हूँ कि हमारे पास अदानी ग्रुप का 1001 का 20,000 है, अभी मतलब क्या करें? अदानी ग्रीन किस भाव पे लिया है आपने? 1001। और ये क्या इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग के लिए लिया था? ट्रेडिंग के लिए लिए थे। क्या करना है इनको? 1001 की बाइंग है, 935 पर कर रहा है ट्रेड, 20 स्टॉक्स 65 रुपए नीचे इनके भाव से। दीपाली जी देखिए, मैं इस पर राय नहीं देना चाहूंगा, ये इनके लिए एक सबक है कि इस तरह के स्टॉक्स में सर्किट अप सर्किट डाउन में जो स्टॉक्स चलते हैं उनमें चार्ट्स तो हम क्या देखेंगे, कुछ नहीं देख सकते। जो करना है इसमें इनको ही करना है। मैं ये क्वेश्चन आज पास करना चाहूंगा। ठीक है, अविनाश है मुंबई से। अब अविनाश नमस्कार, बताइए सवाल। माफ कीजिए, अविनाश नहीं, कुमार सुशांत है हमारे साथ पटना से। सुशांत जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। हेलो, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। जी मैम नमस्ते। चलिए, टीवी के जरिए बात कर रहे हैं इसलिए काफी डिले ऑडियो इनकी आ रही है। सवाल मैं ले लेती हूँ जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया। टाटा पार 204 की बाइंग है, अशोक लीलैंड 148 की बाइंग है, दोनों में 200 शेयर्स लिए हुए हैं। टाटा पार इनके भाव से नीचे 183 आ चुका है, अशोक लीलैंड इनके भाव से 13 रुपए नीचे। क्या करना है? देखिए, टाटा पावर में तो क्लियर कट इनको अवधि पे प्योर इनकी अवधि पे डिपेंड करेगा कि ये क्या करना है। बट मैंने पहले भी शोज पे बोला हुआ कि मुझे लगता है कि यहाँ पे तकरीबन 130-140 के दायरे खुले हुए हैं। 180 के नीचे जब ब्रेक करके क्लोज कर देगा तो आई थिंक 130-140 के दायरे खुल जाएंगे। बट अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं और अगर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें, क्योंकि एक मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे भी मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि पिटाई होगी, बट जस्ट इन केस अगर वर्स्ट केस दिख रहा है तो 140 के आसपास दिख रहा है, और वहां से फिर इसका बेस बन के एक लॉन्ग टर्म अपमूव यहाँ पे शुरू होना चाहिए। तो चॉइस मैं इनके साथ छोड़ता हूँ। अगर ट्रेड कर सके तो 31-40 रुपए ट्रेड कर लें, बेचे और फिर दोबारा लेने की इनको मौके मिल जाएंगे। बट बनस्पत 180 तोड़ दे ये तब तो 179.40 के स्टॉप लॉस से अभी इनको मैं कहूंगा डेली क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड रखें यहाँ पे और ट्रेड में बने रहें। पवन है अगले कॉलर, पवन जोशी पुणे से। पवन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। चलिए, इनको भी शायद ऑडियो नहीं जा रही है, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। एचसीसी पर इनका सवाल है। 3000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए 19 रुपए 50 पैसे के भाव पर। 3000 स्टॉक्स हैं तो 12 रुपए 75 पैसे पर कर रहा है ट्रेड, तो नुकसान तो है काफी इनको। क्या सजेशन रहेगा? देखिए, ऐसे स्टॉक्स में हमेशा मेरा सजेशन यही रहता है कि देखिए पेनी स्टॉक्स में जाए नहीं, कवरेज लिस्ट में नहीं है ये, और बहुत ज्यादा मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ। पेनी स्टॉक्स में ट्रेड ना करें, सबको मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। तो बस मेरे लिए आज इसके लिए इतना ही है, मैं इस पर कोई कॉल नहीं देना चाहूंगा।
अगले कॉलर से बात कर लेते हैं, ठीक है। पीताम्बरम है हमारे साथ मुंबई से। पीताम्बरम जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास ट्रेड फार्मा का 100 शेयर्स है। नमस्ते। 599 ओके। अभी बहुत कम हो गया जी, 290। काफी ऊपर की खरीदारी आपकी तो। या तो हाँ बिल्कुल, काफी नुकसान है आपको। बिल्कुल पीक पे लिया आपने ये स्टॉक। 599 की बैंक 282 पर कर रहा है ट्रेड। सरवेन जी क्या करें, इन्वेस्टमेंट है इसीलिए होल्ड कर रहे हैं, नुकसान तो है भारी स्ट्राइड्स फार्मा में। देखिए, अब इस एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इनको अभी बोल दूं कि थोड़ा और नीचे जाएगा 30-40 रुपए तो बेचने को बोलूं, वहां पे तकलीफ है। और अगर इतना ओवरसोल्ड स्टॉक है कि कभी भी इसमें बाउंस तो एक आ ही सकता है, तो मैं इनको यही बोलूंगा कि भाई अभी नया कुछ ना करें और जो पोजीशन उसमें बने रहें। एक बाउंस का तो जरूर इंतजार करें, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है तो एक बाउंस बनेगा और उस बाउंस की क्वालिटी में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो ध्यान रखें, इस पे बने रहे और कोई भी उछाल आए उसमें दोबारा फोन करके राय ले लें, बट फिलहाल के लिए बने रहें। अभिषेक अगले कॉलर हमारे साथ। अभिषेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली मेरे पास वेदांता के 1500 शेयर्स हैं। हेलो। ओके। तो क्या इसमें बने रहना चाहिए अभी? किस प्राइस पे लिए हुए हैं आपने? मैम प्राइस काफी हाई है, आई थिंक 325। ओके, 328 के आसपास की इनकी बाइंग है। क्या करेंगे इसमें सर्वेंद्र, क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हफ्ता इसका शायद तो डिविडेंड वाला हफ्ता चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई थिंक अब जब इतना बने हैं तो अच्छा डिविडेंड आ रहा है, पहले तो डिविडेंड खा लें इसमें से, चार्ट थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद, और फिर पॉसिबली फिर वहां से व्यू लेंगे। बट मेटल स्टॉक्स जैसे मैंने बोला, बीएसई मेटल्स एक ऐसा स्पेस है जहां थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। तो अगर लंबी अवधि के हैं तो ट्रेड में बने रहें, क्योंकि ऑलरेडी काफी पिटाई हो चुकी है स्टॉक की। बट अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो आई थिंक डिविडेंड खा लें और फिर स्टॉक छोड़ दें। एक बार प्रेशर आएगा डिविडेंड के बाद, एक्स डिविडेंड एक प्रेशर आएगा, उसके बाद फिर कहीं नीचे में इनको लेने के लिए मिलेगा। बट फिलहाल आई थिंक बने रहे, और अगर डिविडेंड नहीं लिया है तो डिविडेंड एक्स डिविडेंड तक तो वेट कर ले, डिविडेंड तो उसका ले लें। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं रणनीति। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया से लेंगे सवालों को। फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके सवाल अब ले लेते हैं। और सवाल एक हमें सोशल मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस को। जो सवाल हमें भेजा है वो भेजा है रविंद्र प्रकाश ने टाटा पावर पर 187 की बाइंग, 2 साल का नजरिया। क्या सजेशन सर्वेंद्र? देखिए, टाटा पावर तो अभी मैं जस्ट जैसे कवर किया, आई थिंक मैं वही बोलूंगा कि अगर इनके पास जैसे नजरिया लंबा है तो आई थिंक वर्स्ट केस यहाँ पे 130-140 की जगह बाकी है। बट ओवरऑल सेटअप्स अच्छे हैं, जब तक 179-180 तोड़ता नहीं है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। होराइजन इनका अच्छा है, नजरिया अच्छा है और स्टॉक भी अच्छा है, तो ट्रेड में बने रहें। मनिल अरोड़ा एक सवाल भेज रहे हैं वरुण बीवरेजेस पर, 100 स्टॉक्स 379 परचेजिंग प्राइस, व्यू 2 इयर्स। जी, देखिए, आई थिंक मोटा मोटी आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है और बाजार को आउट परफॉर्म करके चल रहा है। मेरा थॉट ये है कि आउट परफॉर्मेंस थोड़ी कहीं पनिश हो सकती है। तो क्योंकि प्रॉफिट का ट्रेड है तो मैं इनको बोलूंगा एग्रेसिवली प्रॉफिट में स्टॉप लॉस ट्रेल करके, आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे खड़े रहें। और मेरे ख्याल से जो टाइट एक स्टॉप लॉस इनको लगाना है वो लगाना है इनको 1250 के नीचे, 1244.40 पे एक स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग ओनली बेसिस पे। किसी कारण से वो अगर टूटता है तो आई थिंक थोड़ा मुनाफा जरूर बांध लें। खाली शेयर को रखने से मजा नहीं आता है, पैसे लेते रहने से मजा आता है। और वैसे भी ये आउट परफॉर्मेंस बहुत इसकी लॉन्ग लास्टिंग रही है, और मेरा मानना है कि अब यहाँ से आउट परफॉर्मेंस थोड़ी सी पनिश हो सकती है। जब मार्केट की अगला राउंड ऑफ गिरावट आएगी उसमें आउट परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स थोड़ा ज्यादा पनिश हो सकते हैं। तो अलर्ट रहें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टाइट रखें और ट्रेड में बने रहें। संदीप जैन एक सवाल भेज रहे हैं, 200 शेयर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी के 270 परचेजिंग प्राइस। देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में जो मैं देख पा रहा हूँ, आई थिंक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर या फिर लॉन्ग टर्म दायरों के ऊपर ट्रिगर होके ट्रेड होके ऊपर नहीं जा पा रहा है और बार बार वहां से सेलिंग आ रही है। बट होराइजन का ठीक ठाक है, तो मैं यही बोलूंगा कि अब जो एक मल्टी मंथ करेक्शन यहाँ पे पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है, और अगेन ये स्टॉक वही है
जहाँ पे एक अच्छा करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। जो मुझे अभी लग रहा है वो लग रहा है कि 190 200 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं, और कभी इन्होंने अभी तक नहीं बेचा है, तो मैं यही बोलूंगा कि फिर ट्रेड में बने रहें। 190 के नीचे स्टॉप लॉस रखें 189.40 का, और ट्रेड में बने रहें। और उछालों में आई थिंक 330 340 ये मेरे हिसाब से 9 से 12 महीने में ऊपर में आ सकता है। विकास कुमार ने एक सवाल भेजा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर 115 का खरीदारी का भाव है, क्वांटिटी है 1100 शेयर्स, जानना चाहते हैं क्या करें। जी देखिए, मेटल्स में अगेन वही रुझान कि इंडेक्स वीक लग रहा है, स्टॉक्स भी थोड़ा थोड़ा गिरेंगे, सेल में भी जो सेटअप्स हैं वो थोड़े वीक ही हैं। तो आई थिंक वापस इसका एक बार 60-62 रुपए वाला जो लो है वो चैलेंज हो जाएगा, बट वो मुझे वर्स्ट केस लगता है। तो अगर उतने फॉल से इनको तकलीफ नहीं है तो ट्रेड में बने रहें, नहीं तो एक बार बेच के लेने की कोशिश करें, ऐसी मेरी राय रहेगी। मेटल स्टॉक्स को चलने में भी एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर और बाकी है। ओके चलिए, तो ये सलाह रही सेल पर, और कुछ क्वेरीज ले लेते हैं जो हमें सोशल मीडिया पे मिल रही हैं। ट्विटर से इनफैक्ट एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, और ये सवाल हमें पीयूष भेज रहे हैं। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी पर इनका सवाल है, BBTC 1020 की बाइंग है, 1 से 2 साल का नजरिया जानना चाहते हैं। देखिए आई थिंक काफी प्रॉफिट में है, जिस तरह का मुझे यहाँ पे प्राइस दिख रहा है काफी प्रॉफिट में है, और थोड़ा ऊपर में इनको लेना चाहिए था। अब तो काफी स्टॉक घट चुका है, तो बात वही हो गई कि एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे अब हो चुका है। ऑलमोस्ट 2000 वाली चीज आज 750-800 चल रही है। तो आई थिंक मोर लेस 66% एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे स्टॉक का हो चुका है। तो मैं इनको यही बोलूंगा कि ट्रेड अच्छा है, इतना लॉन्ग टर्म पकड़ के बैठे हैं, और ऊपर में नहीं बेचा तो अब यहाँ नहीं बेचने की राय रहेगी। थोड़ा ट्रेड में बने रहें और उछालों में दोबारा से राय ले लें। सो फॉर द टाइम बीइंग होल्ड। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन और पिक करेंगे, और ये सवाल हमें भेज रहे हैं सनी। इनके 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन पर जो है ONGC है, 154 की इनकी बाइंग है, जानना चाहते हैं क्या करें। दूसरा, ये टाटा पावर और बंधन बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या सही लेवल है एंट्री लेने का टाटा पावर और बंधन बैंक में। देखिए पहले इनको ONGC पे दे दूं, आई थिंक वहां इनको बने रहना चाहिए। डिसेंट मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो इस ट्रेड में बने रहें। और मेरे हिसाब से कहीं 134 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, 133.80 का स्टॉप लॉस लगा के रखें ONGC में, और बने रहें। और बाकी दोनों स्टॉक्स में जब इन्होंने शॉर्ट टर्म पूछा है तो इनको मैं ये बता दूं कि भाई देखिए, हमारा शॉर्ट टर्म ध्यान तो हमारा बाजार में खराब है। तो बंधन बैंक तो डेफिनेटली बैंकिंग साइड से आपको कुछ नहीं पिक करना चाहिए, कुछ और अच्छा बैंकिंग में आप पिक करिए जब बाजार का बॉटम बने। अभी वो भी नहीं करना है। शॉर्ट टर्म कोई भी ट्रेडिंग लॉन्ग साइड में मैं अभी नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एटलीस्ट 1 क्वार्टर और बाजार को अभी है टाइम पलटने से पहले। और मैंने जैसे निफ्टी के टारगेट्स आपको दिए हैं कि कहीं मुझे लगता है कि नीचे के दायरे खुलेंगे तो 16,300 भी आ जाएगा, तो हर चीज थोड़ी सस्ती मिलेगी। उस समय देखेंगे कि रिवर्सल आ रहे हैं कि नहीं, बट फिलहाल नो शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन रिकमेंडेड। ओके एक सवाल लेंगे, नीतीश गर्ग भेज रहे हैं कैम्स पर 3081 की बाइंग है, 20 स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए उतना ज्यादा तो इसमें डेटा नहीं है कि बहुत ज्यादा इनको लॉन्ग टर्म दे पाऊं। 2020 के आसपास से यहाँ डेटा दिखता है चार्ट्स पे। मेरी राय यही रहेगी कि भाई अभी तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में वीक चल रहा है, अभी तो उसने पूरा अपना क्लस्टर तोड़ा है, तो आई थिंक और टाइम है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म में अगर होल्ड करना चाहते हैं तो 1 से 2 क्वार्टर का पेन बेयर करने के लिए रेडी रहें, और अगर वो रेडी हैं तो फिर होल्ड रखिए। और डेफिनेटली एक बार बेस बनेगा तो ऊपर के पुल बैक में लेवल आएंगे, क्योंकि स्टॉक बहुत ओवर सोल्ड है। तो 1 से 2 क्वार्टर के लिए पेन है, बट उसके बाद डेफिनेटली थोड़ी रिकवरी यहाँ आनी चाहिए। ओके चलिए, तो ये सजेशन कैम्स पर। नुकसान तो है अभी 1000 रुपए के आसपास का पर स्टॉक। चलिए शुक्रिया सर्वेंद्र आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं ब्रॉड ओपिनियंस रहती है, हमेशा ये डिस्क्लेमर रहता है, और हमेशा अपने निजी सलाहकार से बात करने के बाद ही कोई एक्शन लें, ये एक बेसिक डिस्क्लेमर रहेगा। थैंक यू सर्वेंद्र आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है हिंदी से आवाज पर। नमस्कार।